मैंने वीडियो बनाना चाहा लेकिन लाइट चली गई, तो मैंने क्या किया, मैंने फिर भी वीडियो बनाया। वेलकम टू कला ज्ञान विद अंकिता एंड यू आर वॉचिंग मी एक्सक्लूसिवली ऑन यूट्यूब बिकॉज हम लॉन्ग फॉर्मेट के कंटेंट यूट्यूब पे डाला करते हैं और शॉर्ट कंटेंट जो है इंस्टाग्राम पर। और क्या मैं इंस्टाग्राम पे एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हूँ? हाँ जी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपके बिल्कुल सामने है, जाके फॉलो करें, सर्च करें, मैं दिख जाऊँगी। एनीवेज, एक रील है जिसने मुझे बिल्कुल ही हिला कर रख दिया है और वो रील मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो ये है वो रील। अच्छा, इस वीडियो में उसने स्कूल वर्ड यूज़ किया है। वेदर वी टॉक अबाउट एकेडमिक वाली स्कूल यानी बच्चों वाली जो ग्रेड 1 से या नर्सरी प्रेप से लेकर 12th तक होती है और कुछ कुछ स्टेट्स में 10th तक। तो ये वाला स्कूल, या फिर अगर मैं बात करूँ स्कूल ऑफ आर्ट्स की, तो भी कंटेक्स्ट सिमिलर ही है। स्कूल ऑफ आर्ट्स क्या होती है वो मैं आपको फिर कभी ज़रूर बताऊंगी, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना। देयर आर अ लॉट ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट्स जहाँ पे आप बेसिकली फाइन आर्ट्स को सीखते हो, विजुअल आर्ट्स सीखते हो। BFA इज़ अ बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, 4 years का कोर्स है और इसे सिखाती है कई सारी स्कूल ऑफ आर्ट्स, लाइक सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स। एवरी स्टेट ऑलमोस्ट हैज़ अ स्कूल ऑफ आर्ट्स जहाँ पे आप बेसिकली फाइन आर्ट्स को प्रॉपरली सीखते हो अपने करिकुलम में आफ्टर 12th। दिस पर्सन सेज कि जब वो स्कूल ऑफ आर्ट्स में नहीं था और पेंटिंग कर रहा था, उसे लगा कि यार अच्छा है, मुझे ना इसमें थोड़ा सीरियसली काम करना चाहिए। उसने स्कूल ऑफ आर्ट्स ज्वाइन किया और बहुत कम आर्ट हो गया उसका, लाइक जो आर्ट प्रोड्यूस करना था क्वालिटी वाला, अच्छा वाला या क्रिएटिव वाला जिसे कहते थे, वो काफ़ी कम हो गया और उसका आर्ट करना कम हो गया। यानी इस रील के अजम्पशन में मुझे ऐसा इस रील से मैं ये अज्यूम करती हूँ या तो उस इंसान का इंटरेस्ट कम हो गया या वो करिकुलम वर्क इतना करने लग गया कि उसे, जैसे हम सेल्फ स्टडी करते हैं उसी तरीके से उसे सेल्फ लर्निंग जो है आर्ट फील्ड में वो करने का मौका नहीं मिला। तो उसकी जो पर्सनल डायरी थी वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाई, या फिर करिकुलम में उसे इतना टायरिंग लगा कि उसे शायद धीरे धीरे आर्ट एक बोझ लगने लगा। अब ये क्यों हो सकता है? बिकॉज सी, बैचलर डिग्री एक 4 साल का कोर्स होता है जिसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं। इट्स लाइक एनी अदर डिग्री, जो भी प्रोफेशनल डिग्री होती है उन्हीं की तरह, जैसे BBA हो गया, BTech हो गया, ये सारी डिग्रीज। तो जो अलाइनमेंट है एग्ज़ाम्स का और वो सारी चीज़ें बहुत हद तक सिमिलर होती है, बट जो चीज़ें हम सीखते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि कम्प्लीटली डिफरेंट कोर्स है तो यहाँ हम चीज़ें अलग सीखते हैं। BFA में आप एक सिस्टम से चलते हो, एक करिकुलम को फॉलो करना पड़ता है, एक टाइम लिमिट दी जाती है हर एक चीज़ सीखने के लिए और हर एक चीज़ सिखाने के लिए, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में आपको अपनी एग्ज़ाम्स भी करनी है, आपको थ्योरी भी करनी है, आपको प्रैक्टिकल भी करना है। व्हेन आई टॉक अबाउट थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, BFA में आपको थ्योरी में जो आर्ट हिस्ट्री है या आर्ट टेक्निक है, यानी आपको अगर एक स्टैचू बनाना है तो आपको POP के बारे में पढ़ना है या रेजिन के बारे में कि वो क्या होता है, स्टैचू कैसे बनता है, उसकी टिप्स, टेक्निक्स, मटेरियल, इन सब की जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो वो थ्योरी हो जाती है। यानी थ्योरी कवर्स medium, material, technique, principles, elements of art, as well as the history of Indian art and Western art and the entire world's art. So ये कोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक फंडामेंटल और एक स्पेशलाइजेशन। फंडामेंटल में आप हर एक फंडामेंटल तरीका सीखते हो आर्ट प्रोड्यूस करने का, और फिर आप उन तरीकों में से एक तरीका चूज़ करते हो और उस पर स्पेशलाइजेशन करते हो। जब मैं कह रही हूँ तरीका, तो मेरा कहने का मतलब है आपको 3D में काम करना है यानी स्कल्पचर बनाना है, 2D में पेंटिंग वाला काम करना है, या आपको कमर्शियल आर्ट करना है, ठीक है, तो या फिर आपको प्रिंट वाले काम पसंद है। सो दीज आर द 4 डिफरेंट तरीकाज हाउ यू कुड प्रोड्यूस योर आर्ट, हाउ यू कुड पुट फोर्थ योर आर्टिस्टिक आइडियाज। सो बेसिकली स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग एंड प्रिंट मेकिंग, एंड उसके अलावा भी आई गेस बहुत सारी कैटेगरीज है, बट मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ 4 कैटेगरीज का। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स दीज कैटेगरीज डिफर। तो बेसिकली पहला साल आप इनका थोड़ा थोड़ा सा जस्ट सीखते हो कि अप्लाइड आर्ट क्या होता है,
स्कल्पचर क्या होता है, प्रिंट मेकिंग क्या होता है, पेंटिंग क्या होता है, तो हम क्या क्या उसमें सीखते हैं। और उसके बाद जो है हम चूज़ करते हैं कि हमें उसमें से किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, या कौन सी चीज़ है जिससे करने में हमें अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, या फिर कह सकती हूँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ इसमें मेरी स्किल अच्छी है, तो फिर हम उससे लेकर काम करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आती है सबसे बड़ी क्वेश्चन की बात। जब मैंने ज्वाइन किया था, मेरी उम्मीद ये थी कि मैं फंडामेंटल यानी पहले साल में अगर सब चीज़ों का बेसिक सीख रही हूँ तो मेरे बेसिक्स क्लियर होंगे। बट द सैड रियलिटी इज इट्स फंडामेंटल्स ऑफ दीज डिफरेंट तरीकाज बट नॉट द फंडामेंटल ऑफ ओवरऑल आर्ट। यानी जो आर्ट के एक्चुअल फंडामेंटल्स होते हैं, जो कि मैंने आई गेस लास्ट वीडियो में बात की थी, अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो, बेस को स्ट्रॉन्ग करो, उसकी बात की थी, और वो चीज़ ही हम नहीं कर पा रहे हैं फर्स्ट ईयर। मेरा कहने का ये मतलब है कि जितने भी आर्ट के तरीके हैं करने के, उन सब का एक ही प्रिंसिपल है, एक सेट ऑफ रूल्स है, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है। एंड देन जब हम किसी मीडियम को एक्सप्लोर करें, किसी तरीके को एक्सप्लोर करें, तो उसमें और फर्दर चीज़ें होती है। ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 2D, और कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, हर चीज़ का करने का तरीका अलग है। बट जो प्रिंसिपल्स हैं ना, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो सब में बहुत कॉमन है, लाइक बैलेंस करना, हार्मनी क्रिएट करना, यूनिटी रखना काम में, कॉम्पोजिशन, proportions, relative proportions, dominance or line drawing, the thickness, thinness of the line, shading also, value shading, use, color theory. I guess ये सारी चीज़ें almost सब में important है, because even in sculpture आप 3D भी बना रहे हो तो आपको भी proportions आने चाहिए, relative proportions आने चाहिए I guess। और 3D बनाते वक्त भी हमें बहुत सारी ड्राइंग्स करनी पड़ती है, स्केचेस बनाने होते हैं। ऑलराइट, सो जो ये बेसिक चीज़ें थी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो हमने स्पेसिफिकली, आई वुड से स्पेसिफिकली हमने नहीं सीखा। हमने जो सीखा वो मोस्टली ओके अप्लाइड्स का एक महीने का क्लास है, बेसिक डिज़ाइनिंग, एक डिज़ाइन बनाओ, बहुत सारे डिज़ाइंस बनाओ, बहुत सारे डिज़ाइंस बनाओ, ओके ठीक है हो गया। अब क्या, प्रिंट्स, बहुत सारे स्केचेस करो, अब उसको प्रिंट कैसे करते हैं मैं बताती हूँ, प्रिंट्स करो, ठीक है ओके। स्कल्पचर, ऑब्जेक्ट लाओ, ऑब्जेक्ट से स्कल्पचर बनाओ, क्ले में काम करो, ठीक है ओके फाइन। पेंटिंग, चलो कॉम्पोजिशन बनाओ, स्टिल लाइफ कर लो, एक दो अलग अलग मीडियम्स में। तो द फोकस वॉज मोस्टली ऑन द तरीका कि इन चीज़ों में ये थोड़ा 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 सब होता है। तो फंडामेंटल्स में हमने फंडामेंटल्स नहीं सीखे, हमने फंडामेंटल सीखे मीडियम्स के, फंडामेंटल सीखे कि हम आर्ट को किस किस तरीके से कर सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, ये भी अप्रिशिएबल है। बिकॉज हमें जानना, हमें अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि हम अपने आइडिया को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और दिखाया जा सकता है। बट मुझे लगता है इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो बेसिक फंडामेंटल्स है जो हर आर्ट में कॉमन है, उसकी प्रैक्टिस करवाना, उसकी प्रैक्टिस करना। और मुझे नहीं लगता वो मैंने अच्छे से उस चीज़ के बारे में मुझे वहाँ नॉलेज मिली। हाँ डेफिनेटली मैंने थ्योरी में इसके बारे में ज़रूर पढ़ा था, बट प्रैक्टिकली मैं अपने काम में वो नहीं कर पा रही थी। बिकॉज क्या होता है ना, आप एक चीज़ कर रहे हो, 1 महीना या 2 महीना होता है, उसके बाद आप स्विच कर रहे हो दूसरी चीज़ में, फिर वहाँ 2 महीने से आप स्विच कर रहे हो तीसरी चीज़ में, तो आप कोई चीज़ भी 100% सॉलिडली नहीं सीख पाते। एंड देन क्योंकि आप उसे सीख नहीं पाए हो, अब आप उनमें से एक डिसाइड करो और आपको 3 साल उसी में काम करना है। ऑलराइट, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट दिस इज़ माई फर्स्ट थिंग, एवरीथिंग इज़ गुड। बट अगर मैं फर्स्ट ईयर में 1 महीने की क्लास सिर्फ फंडामेंटल्स की भी होती है और सिर्फ ड्राइंग भी हम सीख लेते हैं, तो आई थिंक मेरी डिज़ाइन बहुत अच्छी होती है और मेरी कॉम्पोजिशंस और सुंदर बन पाती। तो हाँ, एनीवेज दिस वॉज वन थिंग दैट हैपेंड विथ मी। आई थॉट कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली फर्स्ट ईयर में ही, बट जब मैंने उन चीज़ों को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की तो वो चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं निकली जितना मैंने सोचा था। रीज़न इज़ सिंपल, मैं उसके फंडामेंटल्स नहीं कर पाई इसलिए। ओके, अब कोई मुझे बोलेगा इसीलिए तो स्पेशलाइजेशन होता है कि आप 3 साल फंडामेंटल्स अपने स्ट्रॉन्ग करो। कमिंग टू दैट आइडिया, ऑलराइट, जब हम स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, हम एक सेट ऑफ करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, हम सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर रहे हैं और हमें एक मेंटर मिल रहा है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि हमें एक मेंटर मिल रहा है और बुरी बात यह है कि हमें मेंटर मिल रहा है। वाई, लेट मी क्लियर इट आउट। जब हमारे गुरु, जो कि खुद एक आर्टिस्ट है, जिनकी खुद की एक आर्ट स्टाइल है, जिनकी खुद का काम करने का तरीका है, चीज़ों को देखने का एक तरीका है, हर चीज़ का एक तरीका है, वहाँ पे वो हमें डेफिनेटली फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग करवा रहे हैं, हमारी चीज़ें अच्छी करवा रहे हैं 2nd, 3rd, 4th ईयर में।
बट कहीं ना कहीं वो अपनी आइडियोलॉजीज को हम पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. व्हेन इट कम्स टू बीइंग एन आर्टिस्ट, यहाँ पे एक लिबर्टी होती है आर्टिस्ट के पास कि वो अपने तरीके से चीज़ें एक्सप्लोर करता है. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि अरे एकदम ही भयंकर ही पैब्लो पिकासो वाली वैसा कुछ ऐसे एकदम से वो चीज़ें नहीं आती. उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी पेशेंस और एक्सपीरियंस चाहिए वो चीज़ आने के लिए. तो एज अ फर्स्ट और सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट आई वोंट से कि मैं पैब्लो पिकासो वाले क्रिएटिविटी की बात कर रही हूँ, बट देयर इज़ अ क्रिएटिव ब्लॉक दैट गेट्स फॉर्म्ड right after the first year. It's basically like ठीक है, सर ने कहा था कि ह्यूमन फिगर्स बैठे हुए बनाते हैं, सुंदर लगते हैं. अब मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कॉम्पोजिशन में भी ह्यूमन फिगर्स बैठा हुआ बनाने की ही कोशिश करेगा. वो ये नहीं सोचेगा कि व्हाट इफ मैं इसकी नाक थोड़ी सी लंबी कर दूँ और इसके प्रपोर्शंस अच्छे कर दूँ, या फिर अगर मैं इंसान ही ना बना के रोज़मर्रा में रखी चीज़ों को अच्छे से कंपोज करके कुछ बना सकूं. ओके, मुझे मेरे आसपास की चीज़ों की स्टडी करनी है, तो क्या मैं उसको कॉम्पोजिशन बनाऊं? नहीं. तुम कुछ हद तक वो चीज़ें भी कर सकते हो, बट अगर वो चीज़ें फॉर सम रीज़न आपके गुरु को पर्सनली नहीं पसंद आती, तो कभी कभी उनके थॉट्स हम एज अ स्टूडेंट अपने गुरु को इमिटेट करते हैं. बट यहाँ आर्ट में ना क्रिएटिविटी मैटर्स. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट क्रिएटिविटी, आई डोंट से कि खुद की स्टाइल क्रिएट करना है, खुद का ये खुद का वो चीज़ें बाद में होने वाली है, वो फर्स्ट सेकेंड ईयर में नहीं होने वाली. बट अपना काम जो आपके फंडामेंटल्स भी है, उसको जब आप कंपोज कर रहे हो, तो कंपोजिशन इटसेल्फ इज योर क्रिएटिविटी की टेस्टिंग. तुम्हारे अंदर जो क्रिएटिविटी है आप उसको टेस्ट कर रहे हो, दैट इज कंपोजिशन. आप चीज़ों को अरेंज कर रहे हो, आप चीज़ों को सोच रहे हो, तो यहाँ पे आप अपना दिमाग लगा रहे हो. बट अगर वही आपके लिए कोई और करके दे रहा है, या कोई और के ओपिनियन से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तो आने वाले सालों में जब टाइम आएगा आपको अपनी स्टाइल क्रिएट करने का, तो मे बी एक हिंडर आएगी, मे बी एक ब्लॉकेज आएगा वहाँ पे, क्योंकि आपका ब्रेन 4 साल से उसी पैटर्न को फॉलो करने वाला है. ऑलराइट, वही ओपिनियंस को फॉलो करने वाला है. एंड यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम उस ओपिनियन को ओपिनियन की नज़र से नहीं देखते हुए राइट एंड रॉन्ग के नज़रिए से देखेंगे. या तो वो स्टूडेंट बोलेगा नहीं सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, दैट इज़ अ सेट ऑफ रूल, दैट इज़ अ फैक्ट. या फिर कोई डिसएग्री करके बोलेगा नहीं सर तो बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं, दैट इज़ नॉट इवन अ रूल, बिकॉज दूसरा आर्टिस्ट तो वैसे काम कर रहा है तो वो सही कर रहा है और ये सही नहीं कर रहा है. इट इज़ नॉट अबाउट सही और गलत, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो उनका ओपिनियन है और हमें उनका ओपिनियन एज अ ओपिनियन लेना चाहिए, ना कि एज अ फैक्ट लेना चाहिए. बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअल भी होती है और बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओपिनियंस, फैक्ट्स एंड योर ओन एक्सपीरियंस. ठीक है, क्योंकि एक दायरा है, एक सिलेबस है, एक करिकुलम हमें फॉलो करना है. चीज़ें थोड़ी सी टेंस्ड हो जाती है जब हमें ये सोचना पड़ता है कि ओके मुझे ये सबमिट करना है, इसके मुझे मार्क्स मिलने वाले हैं. मैं उस काम को फिर थोड़ा सा भी चेंज करने के लिए, थोड़ा सा भी ट्विस्ट करने के लिए या फिर से रीस्टार्ट करने के लिए डरूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने एक पेंटिंग को करने में या एक स्कल्पचर को करने में अगर 1 हफ्ता लगाया है और 15 दिन बाद मेरा सबमिशन है और मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मैं इससे बेटर कर सकती हूँ, मैं वापस उसे डिसमेंटल करके या वापस रीस्टार्ट करके 1 हफ्ता और नहीं दूंगी. बिकॉज आई नो कि सबमिशन के दिन आई नीड टू पुट समथिंग ऑन द टेबल. व्हाट इफ इट डजंट टर्न आउट टू बी गुड, मैं क्या करूँगी? और हम कितना भी बोलते बी बोल्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज when it comes to marks, when it comes to grades, when it comes to your degree, हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली उस थॉट में रहेंगे कि ओके सबमिशन की डेट आ रही है, एग्ज़ाम आने वाली है. यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी क्रिएटिविटी को, अगेन ये दूसरी चीज़ है जिसकी वजह से हमारी क्रिएटिविटी जो है थोड़ी डिम होती जाती है. यानी जिस तरीके से हम चीज़ों को लिबरलाइज करके सोचते थे, यानी जैसे फॉर इंस्टेंस जब मुझे शेडिंग नहीं आती थी, मैं यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस देखती थी और खुद बहुत बनाती थी. मुझे ऐसा लगता था मैंने बहुत गंदी ड्राइंग बनाई है, तो मैं रीस्टार्ट करती थी, मैं दूसरी ड्राइंग बनाती थी, मैं तीसरी बनाती थी, मैं 10 बनाती थी, मैं 20 बनाती थी, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है. मैं जब भी कल फ्री रहूँगी कल बना लूँगी, परसों फ्री हो तो मैं परसों भी बना सकती हूँ. और यहाँ पे कोई नहीं है जो मुझे जज करेगा या मार्क्स देने वाला है. या मेरे अराउंड, क्योंकि मैं अपने कमरे में अकेले स्केचिंग कर रही हूँ, मेरे अराउंड कोई है ही नहीं जिससे देख के मैं डरूँ या जिससे देख के मैं ये सोचूं कि शिट कोई मुझे जज कर लेगा. जब कॉलेज की बात आती है, एक अच्छी चीज़ ये है कि हमें पीयर मिलता है, हमें अपने एज के बहुत सारे और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट
फ्यूचर आर्टिस्ट या जो हमारे कंटेम्प्रेरी आर्ट स्टूडेंट्स हैं वो मिलते हैं, तो हम ये देख पाते हैं कि बाकी सब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, हम इंटरेक्ट कर पाते हैं, हमारी जो सोशल लाइफ है एज एन आर्टिस्ट वो इम्प्रूव होती है। बट एट द वेरी सेम टाइम हम नहीं रोक पाते खुद को किसी और से कंपेयर करने के लिए, हम नहीं रोक पाते प्रेशराइज्ड फील करने के लिए, या हम नहीं रोक पाते ये देखिए कि यार वो ना ब्लू टोन्स में काम कर रहा है और उसका काम इसीलिए सुंदर है तो मुझे भी शायद ब्लू में करना चाहिए, या अनकॉन्शियसली हम ऐसी चीज़ें कर लेते हैं और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यहाँ ये सेम चीज़ इंटरनेट पे भी होती है, आई अग्री, कि हम जब घर पे होते हैं बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, तब भी हम इन्फ्लुएंस होते हैं। बट जब आप काम कर रहे हो, जब आपका सारा सोशल मीडिया शट डाउन है, तब आपके आसपास कोई नहीं जो आपको ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने उसको करने के लिए। बट जब आपके साथ में कोई काम कर रहा है तो आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी होते हो। थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होना बहुत अच्छी बात, थोड़ा सा नहीं, आई वोंट से दैट, इन्फ्लुएंस होना अच्छी बात भी है, आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम अपने क्रिएटिव आइडिया को ये सोचते हैं कि यार ये अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि उसका काम इसलिए अच्छा हो रहा है क्योंकि वो वैसे करे तो मुझे भी शायद वैसा करना चाहिए। अगर ये वाली थिंकिंग बिल्ड हो जाती है तो जो हमने किया ना, हम पहली चीज़ तो उसे एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे, उसे पुट डाउन नहीं कर पा रहे और हम फिर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर हम अपने आइडियाज़ को डाल के इसमें ना अगर शायद वो ब्लू टोन में डालूँ तो शायद ये और सुंदर बन सकता है, कि वो बहुत अच्छा आइडिया है, तब मैं जाके अगर इन्फ्लुएंस होती हूँ अपने आइडियाज़ को पुट फोर्थ करने के बाद, अपने यूनिकनेस को डालने के बाद, तो वो इन्फ्लुएंस अच्छी है। बट मैं मेरे ओपिनियंस ही धीरे धीरे ब्लैंक करती जा रही हूँ और किसी और का इन्फ्लुएंस, किसी और की एनर्जीज ले रही हूँ, तो मेरी ऑरा का क्या, मेरी पर्सनालिटी का क्या, मेरी पर्सनालिटी से मेरा मतलब है मेरे आर्ट वर्क का प्रोग्रेस का क्या। ऑलराइट, यहाँ ये तीसरा रीज़न है क्रिएटिविटी ब्लॉकेज का या फिर फेडिंग ऑफ द क्रिएटिविटी, जिससे मैं कहना चाहूँगी। एक्चुअली हाँ, इस फिनोमेना को मैं फेडिंग ऑफ द क्रिएटिविटी कहना चाहूँगी, और ये चीज़ मैंने फील की है मेरे साथ होते हुए और बहुत लोगों को देखा है करते हुए ये चीज़। ठीक है, अब ना जो एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, क्योंकि हमारी सबमिशन की डेट्स हर साल हर 2-2 महीने में या एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे अकर करती है, बहुत बार जब हम आर्ट वर्क या कुछ भी बना रहे होते हैं ऐसा हमें फील होता है कि अरे यार 2 दिन में तो सबमिशन है, क्या करें, हम उसे बस फिनिश कर देते हैं। ठीक है, और सबमिशन के टाइम पे अपने टीचर को या जो भी हमारे सर या सुपरवाइज़र है बेसिकली, उन्हें हम ये कह देते हैं कि इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट या फिर ये मेरा खुद का स्टाइल है। तो ये जो वर्ड है ना, ये मेरा खुद का स्टाइल है, वो वहाँ पे एक्सक्यूज़ है, बिकॉज हमने एक खुद का स्टाइल क्रिएट करने के लिए लोगों को सालों साल लग जाता है, बिकॉज आपका स्टाइल है क्या ये जानने के लिए ही बहुत साल लगते हैं। क्योंकि आप जब 10 चीज़ें करते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि अरे ये चीज़ मुझे अच्छी लगी करने में, ये मैं बार बार कर सकती हूँ, और फिर आप उसमें बहुत चीज़ें बार बार करते हो, तब आपको लगता है यार ये ना यूनिक है थोड़ा, ये एक मेरी खोज की हुई चीज़ है, ऐसा फील होता है। जब वो फीलिंग आती है ना, तब हम कह सकते हैं कि हमने शायद अपनी स्टाइल को पहचानना शुरू किया है। तो ठीक है, आप 2 दिन में अपनी स्टाइल को क्रिएट नहीं कर सकते, तो वो बेसिकली वहाँ पे मैंने अपना काम को जल्दी जल्दी फिनिश करने के लिए, या फिर जो मैंने काम किया उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई, पर अब मैं पैनिक हो रही हूँ, अब मुझे डर लग रहा है कि मुझे रीस्टार्ट नहीं कर सकती, टाइम नहीं बचा। ओके, जो भी हुआ जैसा भी हुआ उसे बस फिनिश करो, उसे थोड़ा सा क्लीन अप करो, इम्प्रूव करो। ठीक है, और देन यू ट्राई टू फाइंड एक्सक्यूजेस, यार अब मैं ना सुपरवाइज़र को क्या बोलूँ क्योंकि वही तो मुझे मार्क्स देने वाला है। और लेट मी टेल यू, मुझे मेरे टीचर्स ने बहुत बार ये बोला है कि हमें समझ आ जाता है कि किसने जेन्युइनली मेहनत की है, किसने बस काम कंप्लीट करके दिया है। बट मैंने देखा है लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को एक्चुअल में एक्सक्यूज़ देते हुए कि ये मैंने ऐसा सोचा था, ये ऐसे सिंबलाइज करता है, ये जो मैंने यहाँ पे फूल बनाया है वो पीस को सिंबलाइज कर रहा है, ये जो टूटा हुआ इसका हाथ है वो, मतलब ये सारी चीज़ें करके उनके वो चीज़ें करते हुए देखा और उन्हें अच्छे मार्क्स मिलते हुए भी देखा है। अगर कोई टीचर देख रहा है, आई एम सॉरी बट दिस इज़ द ट्रुथ, आई हैव सीन इट हैपनिंग इन माई ओन इंस्टीट्यूट। ऑलराइट, ये चीज़ें होती हैं और ठीक है, उसमें उस बच्चे की गलती नहीं है, बिकॉज उसे मार्क्स चाहिए, उसके लिए वो मैटर करते हैं, बिकॉज वो वहाँ डिग्री कर रहा है। ठीक है, एट दी एंड जो परसेंटेज बनेंगे उससे उसका आगे का फ्यूचर डिपेंड करता है, रिलाई करता है। एनीवेज, अब जब ऐसे बच्चे ने जिसने कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ देके मार्क्स गेन कर लिए हैं, वो इन फ्यूचर वो चीज़ें दोबारा करने की भी शायद
कोशिश करेगा, क्योंकि एक बार सक्सेस हो गया तो प्रॉबेबली वो वापस भी वैसी बिहेवियर को रिपीट करेगा। तो अगर उसने आगे जाके ये चीज़ें रिपीट करने की कोशिश की तो उसके लिए उसकी आर्ट जर्नी में ही आई गेस लॉस होगा, बिकॉज ये चीज़ें वो एक्चुअल में इन एन आर्ट गैलरी या फिर अगर कोई आर्ट क्रिटिक के सामने वो जाता है तो आई डोंट थिंक वो ये चीज़ कर सकता है, बिकॉज वहाँ पे जेन्युइनली हर चीज़ को बहुत सोचा समझा जाता है। एटलीस्ट वो दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। एनीवेज, तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करने से डर रहे हैं, हम नई चीज़ें सीखने से डर रहे हैं, तो हम कुछ भी कर लें, हम प्रपोर्शंस ही क्यों ना कर ले 1 महीना सिर्फ, हम तब भी डरेंगे कि अरे यार मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी तो ये तो वेस्ट हो गए मेरे 5 दिन, और फिर 20 दिन मतलब 30 दिन का अगर वो टाइम पीरियड था तो 30 में से 5 दिन चले गए। ये वाला डर हमेशा रहेगा। तो ये सारी सिचुएशंस में क्या होता है, आई थिंक मुझे लगता है कि ये सारी सिचुएशन में धीरे धीरे मुझे ना कहीं आर्ट एक प्रेशर लगने लगा, करने का मन नहीं करता था। घर आके ऐसा लग रहा था कि बस मैं सो जाऊं, बिकॉज मैं पूरे दिन से वही चीज़ कर रही हूँ। बट सैडली मैं पूरे दिन से वो चीज़ करने के बाद भी जो चीज़ एक्चुअली मुझे सीखनी थी मैं वो कर ही नहीं पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं 3 साल में वो दिमाग में एक आइडिया, एक आई गेस एक बिहेवियर या एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाता है, जहाँ पे मैं ये सोच रही हूँ अनकॉन्शियसली। आई नो कि कोई ऐसा जानबूझ कर या एक्चुअल में नहीं सोचता, बट अनकॉन्शियसली उसके दिमाग में ये चीज़ आती है कि यार ऐसा होता है क्या आर्ट इतना स्ट्रेसफुल था, मैंने नहीं सोचा था इतना स्ट्रेसफुल होगा। और जो इन्जॉयमेंट थी ना, जो फ्रीडम था ना, वो कहीं ना कहीं खो जाता है, जिसकी वजह से हमारी खुद की पर्सनल डायरी कभी कभी खाली रह जाती है, बहुत बार रह जाती है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे BFA स्टूडेंट्स या BFA पास्ड आउट स्टूडेंट्स से बात की है, और जो ये रील है ना वो काफ़ी हद तक रिलेटेबल है, ये चीज़ें होती है। मैन इट्स ओके। देखो अब कंक्लूजन क्या है, ठीक है, मैंने इतनी सारी बातें बोल दी, ऐसा लग रहा है कि मैं बस इसके खिलाफ हूँ, मैंने खुद ने BFA किया है। बट एक चीज़ है, देखो मार्क्स के पीछे मत भागो, ठीक है। पहली चीज़, मुझे नहीं पता जो भी स्टूडेंट है वो आर्ट सीखने आ रहा है वो इस कोर्स को इसलिए कर रहा है ताकि उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, 1। सेकेंड, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने के बाद उसका खुद का स्टाइल क्रिएट हो, वो एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के योग्य बने। तो पहली चीज़, ऑनेस्ट रहो खुद से, झूठ मत बोलो, गलती से भी बहाने मत दो, ठीक है। सबमिशन के टाइम बोलना होता है, नो अंडरस्टैंड, चिल, बट खुद से झूठ मत बोलो, खुद से सच रहो, क्योंकि वो चीज़ मैटर करती है लॉन्ग रन के लिए। मैंने भी बहुत बार ये चीज़ें की हैं, और मुझे लगता है बहुत लोगों ने की है ये चीज़ें, जिनसे भी मैंने इंटरेक्ट किया ये चीज़ें हुई हैं। और खुद से सच बोलो, खुद से बिल्कुल झूठ मत बोलो, मार्क्स के पीछे मत भागो जितना हो सके। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़ लो, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले सोचो मार्क्स के बारे में, लेकिन जब तुम उस टाइम उस 1 महीने में जो भी सीख रहे हो, फॉर इंस्टेंस कॉम्पोजिशन की 1 महीने की क्लास थी, तो तुम कॉम्पोजिशन के बारे में जानो, कॉम्पोजिशन होता क्या है, कैसे किया जाता है, कॉम्पोजिशन में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से आर्टिस्ट ने कॉम्पोजिशंस बनाया है, और मैं अपने आसपास की चीज़ों से कंपोज कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ। तो वो चीज़ों पे ध्यान दो, रैदर देन कि मेरा पास वाला कौन से कलर्स यूज़ कर रहा है, उसने कौन सा स्टाइल यूज़ किया है, और मैम ने कौन से एग्जाम्पल्स दिए थे, या मैम से पूछ लेता हूँ कि मैं क्या कंपोज करूँ, ठीक है। खुद से कोशिश करो, मेंटर तो वहाँ पे तुम्हें हेल्प करने के लिए है, मेंटर तो तुम्हें ये बताएगा कि तुम्हारे प्रपोर्शंस इधर से सही जा रहे हैं या नहीं, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को मेंटर स्ट्रॉन्ग करने की हेल्प करेगा। तुम्हें हर चीज़ थाली पुरुष के नहीं मिलने वाली वहाँ पे, और अगर मिल रही है तो वो गलत है। तुम्हें खुद से इनिशिएट करना होगा चीज़ें करने के लिए, और वहाँ मेंटर से फिर हेल्प लो, फिर राय लो अपनी ऑब्जर्वेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। काम उस पर करो, मीडियम पे खर्चा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये अगली चीज़ है। बहुत सारे हम आर्ट सप्लाईज खरीद लेते हैं, मैंने भी बहुत सारे खरीदे, बट वो 1 महीने के बाद मैंने कभी यूज़ भी नहीं, ठीक है। अगर ऑब्लिगेशन है, कंपल्शन है, तो डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए, बट इनिशियली गाइज, सीरियसली सेइंग दिस, इनिशियली एक पेपर, कोई भी नॉर्मल पेपर और एक साधारण पेंसिल और एक ब्लेड बहुत होती है, उसमें तुम काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। जितने लिमिटेड सप्लाई से तुम चीज़ें अच्छी कर सकते हो, उतने लिमिटेड सप्लाई से पहले करो। जब तुम्हें फील हो कि हाँ अब मुझे ना थोड़ा एक्सप्लोर करना है मीडियम में, तब अलग अलग मीडियम्स के साथ काम करो। ये मत कहो कि मुझे प्रपोर्शंस ही नहीं आते, चलो प्रपोर्शंस
वाला एक अच्छा सा प्रपोर्शन सीखने के लिए कॉम्पोजिशन करता हूँ, और वाटर कलर मीडियम ले लेते हैं। ऐसे मत करो, क्योंकि वाटर कलर एक मीडियम है, बट प्रपोर्शन एक कॉन्सेप्ट है जो पहले सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए बेस्ट एक साधारण पेंसिल काम आ जाएगी, और उसके बाद तुम अपने ऑयल पेंट्स को डेफिनेटली यूज़ करोगे। जब तुम्हें ऑयल पेंट्स करने के लिए तुम्हें कलर थ्योरी आनी चाहिए, यूज़ का पता होना चाहिए, शेडिंग आनी चाहिए, वैल्यूज़ आनी चाहिए, प्रपोर्शंस आनी चाहिए। जब ये 5 चीज़ें तुम्हारी ठीक ठाक होने लगी तो हम मीडियम्स को एक्सप्लोर करते हैं। एनीवेज, उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अपनी थियोरी क्लासेस में मिस करो। थियोरी भी इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ें हम सीख रहे हैं हम उससे बहुत सारी चीज़ें, हम उन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। हम ये जानते हैं कि एक आर्टिस्ट के आर्ट वर्क में ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से वो इतने करोड़ों में बिकाया, उसकी हिस्ट्री हमें बता सकती है ये चीज़ें, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ है, PFA करते वक्त मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में तुम कहीं फील्ड ट्रिप पे नहीं जा पाओगे, कहीं एक्सप्लोरेशन नहीं होगा, बट ये तुम्हारी लाइफ का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपने सराउंडिंग को जानो, जितना देख सकते हो उतना देखो, जितना घूम सकते हो उतना घूमो, बिकॉज घूमना बहुत 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 ज़रूरी है एज एन आर्टिस्ट, ठीक है। एज एन आर्ट स्टूडेंट, एज एन आर्ट क्रिटिक, एज एन आर्टिस्ट, एज एन आर्ट टीचर, कुछ भी बोलो तुम कोई चीज़ सीखना चाहते हो उसको देखो। देखने के लिए एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। कला जो है सिर्फ गैलरीज या म्यूजियम्स में नहीं होती, कला हर जगह है। कला मंदिरों में है, कला कोई भी एंशिएंट बिल्डिंग में है, कला हर जगह है। कला पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। बहुत सारी क्रिएटिव बिल्डिंग्स है, बहुत सारे पार्क्स है जिसको बहुत ही सुंदर तरीके से किसी आर्किटेक्चर ने बहुत ही सुंदर तरीके से कंपोज किया है। कोई एक रोड है, कोई एक स्ट्रीट है जिसकी दीवारों पे बहुत ही सुंदर तरीके से सुंदर तरीके से कंपोजिशन है। एक कैफ़े है जिसके अंदर लाइटिंग्स बहुत प्यारी सी कंपोज हुई है। एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे जो उनकी प्लेट्स है, जो कटोरियाँ है जिनमें उन्होंने खाना सर्व किया है, वो बहुत ही सुंदर लग रही है, वो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से डिज़ाइन की हुई है। हम दूसरी सिटीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, हम ट्रेन से कर रहे हैं, प्लेन से कर रहे हैं, सबका एक POV है, देखने का तरीका है। हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, चीज़ें कैसी दिख रही है। हम ट्रेन में बैठ के 90 डिग्री पे चीज़ें देख रहे हैं, कैसी दिख रही है। हम ट्रेन के अंदर ऊपर नीचे बैठ के चीज़ें देख रहे हैं, ट्रेन के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है और हम अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए। एग्जीबिशंस देखना, वर्कशॉप्स अटेंड करना, गैलरीज जाना, आर्टिस्ट से मिलना, दूसरी सिटीज़ में जाना, स्पेशली फेस्टिव पीरियड में, यानी कोलकाता की दुर्गा पूजा, गुजरात की नवरात्रा और साउथ के फेस्टिवल्स, महाराष्ट्र का गणेश चतुर्थी। एवरी स्टेट, एवरी सिटी, हर एक शहर, हर एक प्रांत का अपना एक खुद का सेलिब्रेशन का तरीका है, और जब इंसान सेलिब्रेट करता है तब वो आर्ट क्रिएट करता है। तो वो एक बहुत अच्छा टाइम है जब तुम चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली हम जब PFA कर रहे हैं, हम जब ऐसे डिग्री कोर्सेज करते हैं, तो हम एक रूम में, एक इंस्टीट्यूट में, एक बिल्डिंग में कैद हो जाते हैं फॉर सेवरल ईयर्स, और हमारा मीन्स ऑफ एक्सप्लोरेशन वहाँ ब्लॉक हो जाता है। तो बस आर्ट करो इंस्टीट्यूट में, घर आओ और निकल जाओ गाड़ी लेके और घूम के आओ। छुट्टियाँ लो 2-4 दिन की और घूम के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो चीज़ें तुम्हारी हेल्प करने वाला है, ठीक है। तुम जितनी चीज़ें देख सकते हो, जितनी ज़्यादा, उतना ही अपनी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करोगे, और ये सारी चीज़ें एट द एंड तुम्हारी स्टाइल क्रिएट करने में हेल्प करेंगी, और फिर तुम जाके आर्टिस्ट बन पाओगे। अब कितना सक्सेसफुल, ये तुम्हारी किस्मत और स्ट्रैटेजी पे मैटर करता है, which comes after several years. Alright. Anyways guys, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इन डिग्री यानी BFA ओवरऑल एक बुरी डिग्री नहीं है। इसकी कुछ चीज़ें हैं जो क्रिएटिव ब्लॉक या द फिनोमेना दैट इज़ द फेडिंग ऑफ द क्रिएटिविटी को थोड़ा सा जागृत कर देती है। वो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं। अब उनसे बचने के लिए भी मैंने कुछ चीज़ बता दी है। प्लीज़ कॉन्फिडेंट रहो, ऑनेस्ट रहो, अपना काम करते रहो। लोगों से इन्फ्लुएंस तब हो जब तुमने अपने आइडियाज़ को एक्सपेरिमेंट कर लिया है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो। अगर तुम मार्क्स के लिए नहीं डरोगे, मार्क्स के पीछे नहीं भागोगे, तो तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा कि भाई 2 ही हफ्ते बचे हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं ना, बना देंगे, इसकी फ़ोटो खींच लो, दिखा देंगे, इसको साइड में रख लो, नया बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्क्स के पीछे टेंशन मत लो, क्योंकि मैटर नहीं करने वाला वो चीज़। आई मीन ऑफकोर्स ओवरऑल ग्रेड्स मैटर करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू
your fear and confidences, your weaknesses and strength, this is more important. I mean marks important है, लेकिन जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, और और जो मैंने फिनोमेना बताया क्रिएटिविटी फेड होने वाला, ये सिचुएशन जो रील में आ रही है, अगर तुम्हारे साथ होने लगे तो रिमेंबर दिस कि बाहर में क्या सब कुछ, पहले इसे स्ट्रॉन्ग करो, पहले इन चीज़ों को क्लियर करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तुम एक बिहेवियर को सेट कर रहे हो अपने दिमाग में, उस बिहेवियर को सेट होने मत दो, उस नेगेटिविटी को सेट होने मत दो। उसके बाद हम मार्क्स के बारे में भी सोचेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मुझे ये लगता है कि जो इंसान कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका फल उसे डेफिनेटली मिलता है, मार्क्स में भी, ग्रेड्स में भी, और बाकी अदर देन दिस ऑल्सो उसे डेफिनेटली फल मिलता है। तो बी ऑनेस्ट एंड जस्ट वर्क, डोंट गेट स्कैर्ड। अपने ओपिनियंस रखने से मत डरो, अपने मेंटर से 10 सवाल पूछने से मत डरो, ठीक है। वो कहेंगे ये गलत है, ठीक है, उनको पूछो कि क्यों गलत है, ठीक है, जानो कि क्यों गलत है, क्या वो उनका ओपिनियन है या वो उनका फैक्ट है, वो भी जानो, ठीक है। अगर तुम्हें जानना है कि फंडामेंटल्स कैसे करना है, क्योंकि मैं कब से इस शब्द को बार बार यूज़ कर रहे हो, मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करो। क्या डीएम करोगे? गाइड, GUIDE, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम्हारी गाइड हूँ, ये याद रखना, ऑलराइट। और एज अ गाइड, एज एन आर्ट टीचर, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प यू आउट, टू मेक यू अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। तुम्हें एक अच्छा काबिल नागरिक बनाने की जिम्मेदारी है मेरी, और इस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि गाइस, तुम्हें कुछ नहीं करना है, मुझे बस इंस्टा पे फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि आई गेस बहुत इजीली हम कर सकते हैं आजकल। और डीएम में मुझे गाइड लिख देना, मैं तुम्हें फंडामेंटल्स की एक छोटी सी ई बुक दे दूंगी, जिसे मैंने बनाया है अपने एक्सपीरियंस से और थोड़ी सी इंटरनेट की हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ऑलराइट। तो क्या देख रहे हो? आई गेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेदर यू आर अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट और अ ग्रेजुएट आर्टिस्ट, मैटर नहीं करता तुमने डिग्री की है नहीं की है, तुम करोगे नहीं करोगे, बट फंडामेंटल्स तो तुम्हें अच्छे करने होंगे अपने। तो एक बार थोड़ा सा देख लो गाइड बुक, क्या प्रॉब्लम है, ऑलराइट। एनीवेज, I'll see you in the next video। मुझे यहाँ पे तुम सबसे बात करके, मुझे यहाँ पे इंटरेक्ट करने से बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा, मैंने ये तो बता दिया कि ये जो रील रिलेटेबल थी वो क्यों थी, और उसके पीछे क्या मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं और क्या फिनोमेना हो सकता है। ये सारे मेरे ओपिनियंस हैं, और आई थिंक किसी और का कुछ और एक्सपीरियंस भी रहा होगा, सबके अपने एक्सपीरियंसेस है। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, क्या तुम BFA के बारे में जानते हो, या तुम BFA कर रहे हो, या तुमने कर लिया है, या तुम सोच रहे हो करने का, या तुम एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हो, या तुम मेरी तरह बस क्यूरियस हो, तुम आर्ट टीचर हो, नहीं हो, जो भी है मुझे बताओ कमेंट्स में, ठीक है। मुझे जानना है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक्चुअली है कौन, ठीक है, मुझे बताओ, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर सकें। एनीवेज, इसके अलावा BFA कितना वर्थ इट है करना, और इसके करने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, वो ऑलमोस्ट मैंने चीज़ें वैसे बता दी है। बट व्हेन इट कम्स टू करियर वाइज, यानी आफ्टर दिस, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज दैट ऑल्सो इज़ अ डिबेटेबल एंड अ वास्ट टॉपिक अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और करियर वाइज, ऑलराइट। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले, और अगर मुझे अच्छा सा रिस्पॉन्स मिल जाएगा इस वीडियो पे, तो मैं वो वीडियो को जल्दी बनाऊंगी, और उसके साथ में तुम्हारे लिए एक और फ्री भी लाऊंगी। मैं अपने हर वीडियो के साथ एक फ्री भी रखना पसंद करती हूँ। यानी पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था, और इस वीडियो में भी तुम्हारे लिए गाइड थी, ये अभी भी एक अच्छा ऑफर है। और नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे लिए एक दूसरा फ्री गिफ्ट होने वाला है, जो कि बहुत बहुत वैल्यूएबल होगा। उससे पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वो फ्री भी एक्चुअली में था क्या, है ना। ऑलराइट, आई होप ये वीडियो वैल्यूएबल थी, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी, और ये वीडियो ने तुम्हारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्प की हो या गाइड किया हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सक्लूसिवली यूट्यूब पर। मेरे बिल्लू है, सो रहा है, और मैं भी सोने जा रही हूँ, क्योंकि रात हो चुकी है और ठंड पड़ रही है। मेरे कपड़ों से नहीं लग रहा, पर मेरी टोपी से ज़रूर लग रहा होगा। बाय द वे गाइज, ये जो टोपी मैंने पहनी है मेरी प्यारी सी बुआ ने बनाई थी, और बुआ अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैंने आपकी टोपी पहनी है। चलो बाय बाय।